तरी आम्हाला सत्ता पाहिजे आहे. तर प्रश्न हा डोक्यात आहे की सत्ता कशासाठी पाहिजे आहे. मग सत्ता पाहिजे आहे. मग बाबासाहेबांनी म्हटलं होतं की जा आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा, मला या देशाची शासनकर्ती जमात बनायची आहे. मग मित्रांनो, आम्हाला लाज वाटायला पाहिजे. या देशाची आम्ही शासनकर्ती जमात नाही तर या देशामध्ये आम्ही समाजाची दलाल करती जमात बनलोय. म्हणून आमच्या मग इथला एससी असो, एसटी असो, ओबीसी असो, मायनॉरिटी असो, प्रत्येक समाजात आम्ही दलाल करती जमात पैदा केली, दलाल करते नेते पैदा केले. म्हणून फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारधारेची सत्ता या देशात सोडा, महाराष्ट्रात सोडा, नागपुरात सुद्धा आणू शकलो नाही. मग संविधानच आमच्या बापाने लिहिलं आहे तरी ही अन्याय अत्याचार हे आमच्याच समाजावर होतात. मग बाबासाहेबांना पुढे लिहिलं होतं की या देशाचा संविधान मी जो लिहिलेला आहे तो एवढा चांगला आणि उत्कृष्ट आहे, पण ते चालवणारे हात जर तेवढे चांगले असतील, तेवढे छान असतील, म्हणजे उत्कृष्ट असतील तर संविधान कामाचा, अन्यथा तो कुछ कामाचा आहे. मग संविधान चालवण्यासाठी आम्ही आजपर्यंत ते हात देऊ शकलो नाही तर आम्हाला लाज वाटायला पाहिजे की मी फुले शाहू आंबेडकर विचारधारेचा किंवा तिथले तो आहे हे म्हणण्याची आम्हाला लाज वाटायला पाहिजे. मित्रांनो, या नागपूरमध्ये येणाऱ्या 16 तारखेला आम्हाला नागपूरचा महापौर बनवायचा आहे आणि तो तुमच्या आमच्या विचाराचा बनवायचा आहे, इथल्या बहुजन समाजाच्या विचाराचा बनवायचा आहे, इथल्या आदिवासीच्या विचाराचा बनवायचा आहे, इथल्या ओबीसीच्या विचाराचा बनवायचा आहे, इथल्या मुसलमानाच्या विचाराचा बनवायचा आहे. मग तो बनवायचा आहे, मग आम्हाला काय करावं लागेल हे तुम्ही आम्ही ठरवलं पाहिजे. आम्ही सत्ता तर पाहिजे, आम्हाला विचार पाहिजे, पण आम्हाला असं वाटतंय की बाबासाहेब बाजूच्या घरी पैदा व्हायला पाहिजे पण आमच्या घरी व्हायला नाही पाहिजे. मग या देशामध्ये सत्ता कशासाठी पाहिजे? सत्ता जर आमच्या हातात असती तर या देशामध्ये खैलांजी पासून तर हाथरस पर्यंत असे कधी हे झाले अशा घटना कधीही घडल्या नसत्या. म्हणून बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की या देशाची सत्ता तुमच्या या बहुजनाच्या हातात पाहिजे तर कायदे बहुजनाच्या होत आहेत. पण या देशामध्ये सुरू काय आहे? या देशात चाय पासून गायपर्यंत या देशाचं राजकारण होते, जाती जातीमध्ये राजकारण होते. मी तर उपस्थित असलेल्या माझ्या आदिवासी समाजांना सांगू इच्छितो, ज्या नागपूरमध्ये आम्ही राहतो, ज्या नागपूरला आमच्या आदिवासी राजे भक्त बुलशाने बनवलं, त्याच्या बाजूला गोरेगाव आहे, गोरेगाव उद्यान आहे. त्या गोरेगाव उद्यानाला बाळासाहेब ठाकरे हा नाव दिल्या जाते पण आमच्या राजाचं नाव दिलं जात नाही. पण आमच्या आदिवासी समाजातले नालायक आमदार खासदार असो की या नागपुरातले नगरसेवक असो, कोणी आवाज उचलत नाही. मग सत्ता त्या विचारासाठी आम्हाला पाहिजे. म्हणून मित्रांनो, मी जास्त बोलणार नाही. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आता निवडणुकीमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या वतीनं जे नगरसेवक या नागपूरमध्ये उभे राहतील, जे नगरसेवक या बहुजन समाज पार्टीच्या, त्या सगळ्या नगरसेवकांना आम्हाला निवडून आणायचे आहे. कारण सत्ता काय असते ते माननीय कांशीराम साहेब यांनी आम्हाला दाखवून दिलं. बहिणजींनी 3-3, 4-4 वेळा मुख्यमंत्री झाल्या युपीच्या आणि आज युपी मध्ये काय बदल घडवून आणलं ते तुमच्या आम्हाला. म्हणून सत्ता आम्हाला पाहिजे आणि सत्ता आम्हाला लेकरा बाळाच्या भवितव्यासाठी फुले शाहू आंबेडकर विचारधारेचा महापौर जर राहील तर भाऊनी म्हटल्याप्रमाणे 3.5 करोड आम्हाला वाटायचे आहे. तेव्हा ते आम्हाला आमच्यामध्ये ते वर्गीकरण होतील आणि आमचा विकास होईल. म्हणून मी जास्त न बोलता येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या वतीनं जे नगरसेवक आम्ही भाऊनी सांगितलं की 30-40 नाही तर आम्ही 151 नगरसेवक इथं उभे करत आहोत आणि 30-40 नाही तर 100 नगरसेवक आम्ही निवडून आणायला पाहिजे. हा निर्धार करून उद्यापासून आम्हाला त्या कामाला लागायचे आहे. आणि माननीय कांशीराम साहेब यांच्या स्वप्नातली सत्ता बहिणजीच्या नेतृत्वात आणि फुले शाहू आंबेडकर विचारधारेची सत्ता नागपूर महानगरपालिकेत आमचा महापौर बसवाल अशी तुमच्याकडून आशा अपेक्षा बाळगतो. इथंच थांबतो. सर्वांना जय भीम, जय सेवा. बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हाड़के साहब. इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विदर्भ के प्रभारी माननीय प्रफुल्ल मानके साहब हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे और 2 मिनट में अपना वक्तव्य खत्म करेंगे. वक्त की नजाकत को समझते हुए बिल्कुल भी मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रबोधन का यहाँ पर शुरू है. सभी संत गुरु महापुरुषों को मैं प्रथम नगर पालिका के चुनाव के पहले
नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव नागपुर जिले के साथ साथ महाराष्ट्र में लगे। उस नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव के अंदर समाज की ये इच्छा थी, आंबेडकरी समाज की ये इच्छा थी कि बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी ने साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। वहां के स्थानिक लोग, भंडारा जिला हो, गढ़चिरौली जिला हो या नागपुर जिले के अन्य नगर परिषद के क्षेत्र से, वहां के वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग इकट्ठा आकर चुनाव लड़ना चाहते थे। इस प्रयास के लिए, क्योंकि ये जो प्रयास है, अगर बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी दोनों समविचारी पार्टियां साथ में मिलकर अगर चुनाव लड़ती है तो ये निर्णय समाज हित में होगा और दोनों की अच्छी सीटें जीत पाएंगी, ऐसा हमें विश्वास था। इस प्रयास को हमने आगे बढ़ाया, चाहे विवेक हाड़के जी हो और हमारे माध्यम से बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी की ये युति होना चाहिए। ये सबसे पहले प्रयास हमने वाड़ी नगर परिषद में किया और वाड़ी नगर परिषद में बहुजन समाज पार्टी को वहां का नगराध्यक्ष पद का उम्मीदवार लड़ाने देना चाहिए, ऐसा हमने अपना विचार रखा। बहुजन समाज पार्टी अपना नगराध्यक्ष पद लड़ाएगी और वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ में चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब ने हमको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आप किसी भी दल के साथ तालमेल कर सकते हैं। जब प्रकाश आंबेडकर साहब ने ये निर्णय लिया तो हमको भी लगा कि सबसे पहले अगर किसी दल के साथ हमारा समझौता अगर हो सकता है तो वह बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और वंचित बहुजन आघाड़ी की विचारधारा लगभग एक है, इसलिए हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के तरफ अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी के साथ हम समझौता करना चाहते हैं, यह आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब को पता चला तो उसका तोहफा हमें जोरदार मिला। माननीय प्रकाश आंबेडकर साहब ने नाराज होकर प्रफुल्ल मानके और विवेक हाड़के को पार्टी से निकाला। क्यों? तो आप लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा था कि साहब आपने ही तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आप किसी भी पार्टी से तालमेल कर सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ तालमेल करना प्रकाश आंबेडकर साहब को कतई मंजूर नहीं था। आज बाबा साहब आंबेडकर के पोते वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते और आज की न्यूज हम लोगों ने देखा कि वही प्रकाश आंबेडकर साहब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कांग्रेस उनको चलती है, गांधी का पंजा उनको चलता है, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर का हाथी आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब को नहीं चलता। ये कैसा आंबेडकरवाद है? ये कैसा आंबेडकरवाद है जो बाबा साहब आंबेडकर के पोते को नहीं चलता? इस भूमिका के खिलाफ हम लोगों ने विद्रोह किया। प्रकाश आंबेडकर साहब की इस भूमिका का हम लोगों ने विरोध किया और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। जब हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की तो इसी भूमिका को स्वीकार करते हुए सबसे पहले विदर्भ के अध्यक्ष आदिवासी समाज के नेता भगवान भोंडे जी ने भी हमारे साथ आना कबूल किया और बहुजन और वंचित बहुजन आघाड़ी का विदर्भ अध्यक्ष पद छोड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। जब हम तीनों ने बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश किया, उसके बाद हमने आदरणीय रविभाऊ शेंडे से हमने बातचीत की। आदरणीय रविभाऊ शेंडे एक ऐसे चेहरे हैं, आंबेडकरी आंदोलन के एक बड़े नेता है। आदरणीय रविभाऊ शेंडे को हमने जब चर्चा की तो रविभाऊ शेंडे ने भी सहमति जताई और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश किया, हमारी बात को माना और बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन में वो जुड़े। साथियों, मैं चाहूंगा कि ये जो बात है, वंचित बहुजन आघाड़ी की जो भूमिका है, प्रकाश आंबेडकर साहब की वो भूमिका है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आना नहीं चाहते, किसी भी आंबेडकरी दल के साथ नहीं जाना चाहते, कांग्रेस के पंजे के साथ वो जाना चाहते। इसलिए मैं चाहूंगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका समाज के बीच में जाना जरूरी है।
प्रकाश आंबेडकर साहब की भूमिका समाज के बीच में जाना जरूरी है, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर साहब जिस अकोला पैटर्न को लेके चलते हैं, उनके उस अकोला पैटर्न से अकोला जिला परिषद की सत्ता तो आ सकती है, लेकिन इस राज्य और देश में अगर सरकार लाना चाहते हैं आप लोग, तो वह केवल यूपी पैटर्न और बहुजन समाज पार्टी का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के बदौलत ही इस राज्य में भी सत्ता आ सकती है और केंद्र में भी हम लोग सत्ता ला सकते हैं। इसीलिए अकोला पैटर्न भूलकर अब बहुजन समाज पार्टी का यूपी पैटर्न हमें महाराष्ट्र में भी लाना होगा और आने वाले समय में इस नागपुर महानगर पालिका में भी बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी का हाथी आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से हम सारे लोग जिताकर भेजेंगे और अपना महापौर बनाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। इस सभा में सारे नेतागण जो आपके सामने यहाँ पर अपनी बात रखकर गए, वंचित बहुजन आघाड़ी से बहुजन समाज पार्टी में जिन्होंने प्रवेश किया, ऐसे सारे नेतागण यहाँ पर बैठे, यहाँ पर हमारे भिक्खू वर्ग है और साथ ही साथ आप उपस्थित मेरी माता बहने भाइयों, आप सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। इस प्रबोधन के माध्यम से जितना आप लोगों को गाइडेंस और जितना आपको नॉलेज हमारे मेरे विधानसभा के अध्यक्ष और प्रबोधनकार मनोज निकाड़ जी जिस तरीके से कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उस प्रबोधन के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई और आगे भी थोड़ी देर के बाद उनका कार्यक्रम चालू होने वाला है। इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष थे उनके हमारे मंगेश ठाकरे साहब, थोड़ा सा तबीयत उनकी ठीक नहीं लग रही, तो मैं अपना वक्तव्य देकर इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने लगाऊंगा। आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अभी इलेक्शन है, कौन सा है? महानगर पालिका में किसको चुनकर भेजते हैं? नगर सेवक। नगर सेवक आप लोगों का करीब का होता है कि आमदार खासदार होता है? छोटा छोटा काम रहेगा तो किसके पास जाना पड़ता है? मेरी पत्नी बहुजन समाज पार्टी की नगर सेविका 2017 से है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं। मैं जानता हूं कि लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ कॉर्पोरेटर के दरवाजे पर और कॉर्पोरेटर के ऑफिस पर होती है, तो सबसे करीबी इंसान होता है कॉर्पोरेटर। अब आप मुझे बताइए, जिस कॉर्पोरेटर को आपको चुनकर देना है वो आपके बीच का रहने वाला चाहिए कि महल का रहने वाला चाहिए? किसका चाहिए? अपने बीच का। आज इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये जो अभी आचार संहिता लगी है, टाइम का भी पालन करना है। इस चुनावी सभा में आप लोगों को मैं बता दूं कि इस पश्चिम नागपुर विधानसभा में जो प्रभागों में आपका वोटिंग आता है, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया होगा वो वोट बहुजन समाज पार्टी के हाथी को एक बार देकर देखिए। आप लोगों को बताता हूं, उत्तर नागपुर विधानसभा में 10 नगर सेवक बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन पूरे महानगर पालिका में 151 नगर सेवकों में बहुजन समाज पार्टी के 10 नगर सेवकों ने जो दबदबा बनाया है, वो आप पेपर में और वो हाउस के आप वो एडिशंस निकाल कर देख लीजिए कि बीएसपी के 10 नगर सेवकों का क्या रुतबा रहा। ये अपने सुबह से लेकर शाम तक के जनता के बीच में काम करते, क्योंकि हम लोगों को संत महापुरुष की विचारधारा के कारण ये लगता है कि बाबा साहब का सही मायने में सपना पूरा करना है तो बाबा साहब के इन सारी जनता को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए रात दिन मेहनत करता है। अभी महापौर बनाओ अभियान जो चल रहा है, अगर बहुजन समाज पार्टी के आप लोगों ने पूरे नागपुर शहर में 30 से 35 भी ना, यकीन से बता रहा हूं बीजेपी कांग्रेस का गणित बिगड़ जाएगा और घुसपैठ कर कर बहुजन समाज पार्टी मेयर बनाने के लिए आगे बढ़ जाएगी। अगर महापौर बनता है तो पता है आपको क्या होता है? नागपुर का महापौर संघ भूमि वर्सेस दीक्षा भूमि। संघ भूमि का महापौर अभी तक देखे ना, एक बार दीक्षा भूमि का तो देखकर देखो। और जब ये महापौर बनेगा, 6 विधानसभा इस नागपुर शहर में कितनी? 6। इसका मतलब 6 आमदार है, आपके पश्चिम में भी आमदार है। अगर बाबा साहब के विचारों का मेयर अगर बन गया, महानगर पालिका पर ये नीला झंडा और हाथी का सिंबल अगर दिखाई देगा ना, 6 आमदारों की ताकत उस महापौर में होती है। पता है आपको? 6 आमदारों का प्रतिनिधित्व एक महापौर करता है। इस नागपुर शहर का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी नागपुर में आएगा तो मेयर उसको
रिसीव करने जाता है, कोई आमदार और मंत्री नहीं जाता है। इसलिए मेरे माता बहनों भाइयों, समय को देखते हुए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आने वाली 15 जनवरी को आपके इलाके में जो भी बीएसपी का मेरा उम्मीदवार रहेगा, मैं दरख्वास्त करूंगा आप सभी लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के हाथी को बहुमत से चुनकर देंगे और अपना एक एक नगर सेवक महानगर पालिका में पहुंचाएंगे ताकि अपना मेयर बन सके। इतना ही आपसे अपील करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत।